हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 215 रियूनियन। शौर्य उसके स्कूल के दोस्तों द्वारा आयोजित गेट टुगेदर की पार्टी के लिए द्वारिका शहर के बड़े होटल के पार्टी हॉल में पहुंचा और वह जिग्नेश और तपन के साथ बातें कर रहा था। इसी वक्त वहां हितेश गुलेरिया और शौर्य की एक्स गर्लफ्रेंड निशा रस्तोगी पहुंच जाते हैं। जब हितेश शौर्य को पहचान जाता है तो वह तेजी से शौर्य की ओर बढ़ने लगता है, पर उसे निशा टोकते हुए रोकती है, पर हितेश जल्दबाजी से निशा को लेकर शौर्य की तरफ बढ़ जाता है। शौर्य के पास आते ही हितेश उसकी तरफ उंगली करके ताना मारते हुए कहता है, अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। मैंने बोर्ड एग्जाम रिजल्ट के बाद तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तुम मुझे आज तक कहीं नहीं मिले। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरी जगह फर्स्ट रैंक हासिल की थी। तुम्हारे जैसा लूजर ऐसा कैसे कर सकता था। मुझे आज भी पूरा यकीन है कि तुमने एग्जाम में चीटिंग की होगी। शौर्य ने ये सुना तो मुस्कुराया और बोला, अरे हितेश भाई, क्या ऐसे बच्चे की तरह रैंक के लिए चिढ़ रहे हो। ये जिंदगी एक रेस है। यहाँ कोई फर्स्ट आता है तो कोई लास्ट, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही होता है कि तुम उसके बाद असफल ही रहे हो। तो फिर उस पुरानी बात को लेकर क्यों इतना दिख मना रहे हो। शौर्य की ऐसी समझदारी भरी बात सुनकर सभी उसकी बात से सहमत हो गए, पर हितेश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। शौर्य ने उसे बातों बातों में ही बच्चा कह दिया था। तभी उसकी नजर अद्विका पर गई और वह शौर्य को छेड़ने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ हाँ पता है। वो छोड़ो और ये बताओ कि क्या ये तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम जैसे लूजर को ऐसी पत्नी मिली होगी। इन्हें देखकर लगता है कि तुम काफी रूढ़िवादी हो, जिस वजह से तुमने अपनी पत्नी को इस पार्टी में साड़ी पहनाकर लाया है। हितेश ने शौर्य को चिढ़ाने के लिए अद्विका को निशाना बनाया था। तभी अद्विका आगे बढ़कर उसे कुछ बोलने ही वाली थी, तभी शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और हितेश की तरफ देखते हुए बोला, अरे हितेश भाई, लगता है आप आज भी मुझसे नाराज है। आपकी बहन भी तो आपके साथ आई है, जो कि बला की खूबसूरत दिखाई दे रही है। वैसे क्या आप आज भी सिंगल हो जो पार्टी में अपनी बहन के साथ आए हो। शौर्य की बात हितेश को किसी झन्नाटेदार थप्पड़ की तरह थी। अभी तो उसने निशा का इंट्रोडक्शन अपनी गर्लफ्रेंड की तौर पर कराया था और शौर्य उसे उसकी बहन बता रहा था। ये सरासर उसका अपमान था। हितेश ने निशा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास लाया और शौर्य की ओर देखते हुए बोला, लगता है तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दिया, ये मेरी गर्लफ्रेंड है निशा रस्तोगी और इसके पापा द्वारिका के पुलिस कमिश्नर है। ये मेरी बहन कैसे हो सकती है। ये सुनकर शौर्य बड़े ही मजाकिया ढंग से हंसा और बोला, वो तो ऐसी बात है। वो क्या है ना, एक बार विनीत चौहान के साथ मैंने इनके जैसी दिखने वाली लड़की को देखा था। लगता है कुछ गलत फहमी हो गई। कोई बात नहीं, वैसे आजकल तुम क्या करते हो। शौर्य ने बातों बातों में ही हितेश को फिर एक बार निशा के अफेयर के बारे में बता दिया था और इस वजह से हितेश के मन में निशा के लिए शक पैदा हुआ। निशा का चेहरा भी काला हो गया था और उसने अपना सिर झुका लिया था। फिर भी इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए हितेश शौर्य से बोला, मेरा क्या। मैंने पापा के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए मैं फिलहाल MBA कर रहा हूँ। ये मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। कुछ महीनों में मैं गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का अगला CEO बन जाऊंगा। लेकिन वैसे तुम क्या करते हो। ये सुनकर शौर्य सोच में पड़ गया कि इसे क्या बताए। फिर उसने कुछ सोचा और बोला, भाई मेरा एक छोटा स्टार्टअप है मुंबई में, बस उसे ही चला रहा हूँ, साथ ही मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ। शौर्य की बात सुनकर हितेश ठहाका लगाते हुए हंस पड़ा और बोला, कुछ भी। अरे भाई, मुंबई जैसे शहर में स्टार्टअप शुरू करना क्या कोई तुम जैसे बच्चों का खेल है जो तुम इतने आराम से कह रहे हो। अरे भाई, तुम्हें पता भी है कि स्टार्टअप किस खेत की मूली है। मैं इतना अमीर होते हुए भी स्टार्टअप के चक्कर में कभी नहीं पड़ा। और तुम कह रहे हो कि तुमने मुंबई में स्टार्टअप शुरू किया है, मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। ये सुनकर शौर्य को अपनी ही बात पर हंसी आई। शौर्य भी पहचान गया था कि आज हितेश उसका हर बात पर मजाक बनाएगा। पार्टी में मौजूद लोग भी अब शौर्य की तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे। शौर्य की असली पहचान यहाँ कोई नहीं जानता था, या कहो कि उन्हें उसकी पहचान से कोई मतलब ही नहीं था। अगर किसी ने टीवी पर उसे देख भी लिया था तो भी उन्हें नहीं पता था कि ये वही शौर्य है। भारत में ये आए दिन होता था। लेकिन तभी दो नमूनों ने उस हॉल में एंट्री मारी।
ये नमूने इसलिए थे क्योंकि ये दोनों पूरे क्लास के लड़कों को तंग किया करते थे। इन्हीं की वजह से क्लास की लड़कियां बाकी लड़कों से बात नहीं करती थी। इनकी हरकतें आउट ऑफ द वर्ल्ड रहती थी। इन दोनों का एक किस्सा पूरे स्कूल में फेमस था और वो ये था कि दोनों ने मिलकर पूरे क्लास के लड़कों को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया था और ऊपर से उन्होंने अपने भी कपड़े उतार दिए थे। अब ऐसे बेशर्म लोग नमूने नहीं तो क्या हो सकते थे। इनका एक अनोखा तरीका था जिसकी वजह से पूरी क्लास उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाती थी। वो हमेशा जब भी कोई खुराफात सूझती थी तो पूरे क्लास के सामने जाते थे और सभी को माँ बहन की कसम देकर उनसे वो चीज करवाते थे। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो उसे वो निर्दयी और भी क्या क्या नामों से चिढ़ाते थे। उनकी इन हरकतों से पूरी क्लास ही नहीं पूरा स्कूल परेशान हो गया था। आज भी इन दोनों के अंदर आते ही सभी ने अपना माथा पीट लिया था। इन नमूनों को वैसे तो सभी लोग जयेश और उमेश के नाम से जानते थे, पर उन्हें एक साथ सभी बच्चे झुरमुट बोलते थे। इस शब्द क्या अर्थ था ये तो किसी को पता नहीं था, पर सभी इसी नाम से उन दोनों को बुलाया करते थे। यहाँ तक कि टीचर्स भी। जयेश और उमेश के अंदर आते ही पूरा हॉल शांत हो गया। उन दोनों के कपड़ों से लगता था कि वो दोनों कोई बड़े सेलिब्रिटी हो। उनके गले और हाथों में सोने की अंगूठियां और चैन थी। दोनों बड़े रुबाब के साथ अंदर चलकर आए और फिर सभी को देखकर हंसते हुए बोले, केम छो भाई लोग, देरी से आने के लिए माफी, पर हमें तुम्हें माफ करने की जरूरत नहीं है। तभी उनकी नजर हितेश पर पड़ी और वो दोनों उसके पास आकर उसे देखते हुए बोले, अबे पढ़ाकू, तू तो काफी चमक रहा है बे, भाभी भी काफी सुंदर लाई है। प्रणाम भाभी जी। उन दोनों ने हितेश को और निशा को बड़े ही इज्जत से ग्रीट किया था, पर तभी उन्होंने अद्विका को देखा और तुरंत बोल पड़े, अबे ये किसका सामान है? मोहतरमा, क्या आप रास्ता भूल गई है क्या? हमारे क्लास से किसकी इतनी औकात जो आपको अपनी पत्नी बनकर लेकर आया है? अद्विका को उनका ये अंदाज पसंद नहीं आया, पर शौर्य को उनकी आदत अच्छे से मालूम थी, तो उसने उन दोनों के सामने चुटकी बजाई और बोला, ओ भाई लोग, किसी और की क्यों, मेरी तो है ना इसे अपनी पत्नी बनाने की। ये मेरी पत्नी अद्विका है जो कि एक डॉक्टर है। उन दोनों ने शौर्य को बड़े ही गौर से देखा, पर उन्हें शौर्य पहचान में नहीं आ रहा था। तभी जिग्नेश आगे आकर बोला, अबे झुरमुट, उसे ऐसे क्या घूर रहा है? ये शौर्य है जिसने जाते जाते टॉप किया था स्कूल में। जिग्नेश की बात सुनकर जयेश बोला, अबे तू तो वही है ना जिसने इस पढ़ाकू की लंका लगाई थी। तुझे पता है तेरे टॉप करने के बाद इसके चश्मे के 2 नंबर ज्यादा बढ़ गए और इसके 4 मार्क्स कम हो गए। तू साला बहुत चुपरुस्तम निकला। वैसे अब क्या कर रहा है तू? हितेश, जो बगल में खड़े रहकर जयेश की बात सुनकर गुस्से से उबल रहा था, वह शौर्य को किए सवाल को सुनकर अपना गुस्सा उतारने के लिए बोला, अरे ये साहब तो मुंबई जैसे शहर में स्टार्टअप चला रहा है, लेकिन इसे पता नहीं कि मुंबई में स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। ये खुद को कोई बड़ा तीसमार खान समझता है। अरे भाई, इसका सरनेम अग्निहोत्री है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अग्निहोत्रियों के घर से है। हितेश शौर्य को ताने मारता ही जा रहा था और शौर्य उसे चुपचाप मुस्कुराते हुए देख रहा था। अद्विका भी उसे ऐसे देख रही थी, कोई पागल कुत्ता भौंक रहा था और बाकी लोग उसके भौंकने से दूर जा रहे थे। हितेश की बात सुनकर झुरमुट भी शौर्य को अजीब नजरों से देखने लगे। हितेश को भी लगा कि वह अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। वह बड़े ही गर्व के साथ शौर्य को सीना तानकर देखने लगा। वहीं शौर्य के पीछे खड़े जिग्नेश और तपन का चेहरा उतर गया था। उन्हें शौर्य के बारे में सब कुछ मालूम था। वो तो असल में अग्निहोत्रियों के परिवार से ही तो था। हितेश को जीत का घमंड हो चुका था। तभी अद्विका ने अपना सिर हिलाया और शौर्य से बोली, शौर्य, मुझे लगता है तुम्हारा ये क्लासमेट मंगल ग्रह से आया है, जिसे लगता है कि धरती उसके ही आसपास घूमती है। जस्ट इग्नोर दिस फेलो। शौर्य ने अद्विका की बात सुनी और एक व्यंग भरे मुस्कान के साथ वह अद्विका का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। लेकिन हितेश इस बात से कैसे चुप रह सकता था। वो तुरंत बोल पड़ा, अब क्या हुआ? लगता है तुमने अपनी बीवी भी भाड़े पर लाई है, इसीलिए तो उसके ऐसा कहते ही उसकी बात सुनकर यहाँ से जा रहे हो। उसकी ये बात शौर्य को कुछ चुप गई और वह पीछे मुड़ा और बोला, मेरी बीवी असली है या नहीं इसकी तुम चिंता मत करो, पहले तो ये जान लो कि तुम्हारे साथ जो खड़ी है वो एक समय मेरी गर्लफ्रेंड थी, बाद में इसे मैंने छोड़ दिया और वह विनीत चौहान के पास गई और अब तुम्हारे पास आए है। अब मुझे भी लगता है कि तुमने कहीं इसे उस विनीत से उधार मांग कर तो नहीं लाई ना। शौर्य की बात हितेश के लिए किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। शौर्य ने उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड की सारी इज्जत उतार दी थी। शौर्य की बात उसे किसी सदमे की तरह लगी।
उसकी गर्लफ्रेंड शौर्य गर्लफ्रेंड थी, और उसके पहले वह विनीत की गर्लफ्रेंड भी थी। हितेश अचानक खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा। उसने अपनी लाल गुस्से भरी नजरों से निशा को देखा, बोला, क्या ये जो कह रहा है वो सही है? क्या तुम इस जैसे की भी गर्लफ्रेंड थी, और मुझसे पहले तुम विनीत चौहान के साथ भी थी? उसके ये सवाल सुनकर निशा भी उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उसे इस वक्त शौर्य पर नहीं हितेश पर गुस्सा आ रहा था। विनीत चौहान का बुरा हाल करने के बाद निशा ने उसे छोड़ दिया था और हितेश जैसे लड़के को सेट कर लिया था, पर अब हितेश उसे ऐसी नजरों से देख रहा था मानो वो कोई गिरी हुई लड़की हो। निशा ने भी उसे देखते हुए कहा, तो तुम क्या सोचते हो? हाँ, कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे तो मैंने शौर्य से दोस्ती की थी, मगर वो सब तो एक मजाक था। और रही बात विनीत की, तो हाँ, मैं उसके साथ 2 सालों तक रिलेशनशिप में थी, मगर उसके डाउनफॉल के बाद उसने और मैंने क्लियर ब्रेकअप कर लिया था। निशा की इस बात की कबूली सुनकर हितेश का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने खींचकर निशा के गाल पर रसीद कर दिया। निशा भी कहाँ चुप बैठने वालों में से थी, उसने भी उल्टे हाथ से हितेश को जवाब दे दिया। निशा के हाथों थप्पड़ खाकर हितेश का सिर चकराने लगा था। उसका गुस्सा अब बेहद बढ़ गया था और उसने अपना गुस्सा उतारने के लिए टेबल पर रखी बोतल उठाई निशा को मारने आगे बढ़ गया, पर तभी शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। शौर्य के ऐसा करते ही हितेश उस पर चिल्लाया, क्या हुआ तुझे? अपने पहले प्यार पर तरस आ रहा है? क्यों तू ऐसे बीच में आ रहा है? शौर्य ने भी उसे बड़े इत्मीनान से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें ये अच्छे से पता है कि उसका बाप कमिश्नर है, तो फिर सोच ले कि अगर उसे इस बात का पता चल गया तो वो तेरा क्या हश्र करेगा। शौर्य की बात सुनते ही हितेश ने अपनी बोतल पर से पकड़ ढीली कर दी और बोतल जमीन पर गिरकर टूट गई। शौर्य फिर एक बार निशा को देखा और बोला, निशा, मैंने तुझे कहा था कि इसके बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, लेकिन तुमने मेरी वार्निंग सीरियसली नहीं ली। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। रही बात हितेश और तुम्हारी, वो तुम दोनों देख लो। शौर्य के ऐसे कहने पर निशा ने अपने पर्स से मोबाइल निकाला और अपने बाप रेहान रस्तोग को फोन लगाकर हितेश की सारी हरकत बता दी, लेकिन उसने शौर्य का कोई जिक्र भी नहीं किया। अब हितेश के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। तभी अद्विका आगे आते हुए बोली, मिस्टर हितेश गुलेरिया, तुम बहुत नसीब वाले हो कि मेरे पति ने आज तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ी, वरना वो आमतौर पर पहले लात और फिर बात का तरीका अपनाते हैं। और रही बात मेरे पति के स्टार्टअप बिजनेस की, तो तुमने भी उसका नाम सुना ही होगा। उसका नाम गीतांजलि कॉरपोरेशन है। ये कंपनी तुम्हारे पूरे बिजनेस को सिर्फ उनके कुछ हजार बोतल दवाई बेचकर भी खरीद सकते हैं, और ये मेरे पति की असली औकात है। इसलिए जब सामने वाला तुमसे अदब से बात करे तो उसके साथ भी अदब के साथ ही पेश आओ, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब खत्म हो गए। अद्विका ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि वहां मौजूद हर किसी ने इसे सुन लिया था। तभी एक लड़के ने गीतांजलि कॉरपोरेशन की वेबसाइट खोली और उसके ऊपर मालिक के जगह शौर्य की तस्वीर देखी तो उसने अपना मुंह हैरानी में खोल दिया। उसके हाथ का मोबाइल बगल के एक लड़के ने लिया और वो भी हैरान हो गया। धीरे धीरे सभी ने उसे चेक किया और उन सबके होश उड़ गए थे। तभी शौर्य लापरवाही से बोला, क्या बीवी तुम भी? अब ये लोग मेरी असलियत जान गए हैं तो ये अब मुझे अपने में से एक नहीं समझेंगे। चलो कोई बात नहीं, अब हमें चलना चाहिए। इतना कहकर शौर्य ने जिग्नेश और तपन को देखा और बोला, आज के इस इवेंट में तुम लोगों से वापस मिलकर मुझे खुशी हुई। ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते रहना, और हाँ, मेरा नंबर हर उस क्लासमेट के पास दे देना, और जब उन्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। मैं तुम्हारे पास खुद या फिर मेरे किसी खास को भेजकर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। इतना कहकर शौर्य और अद्विका वहां से निकल गए। होटल से बाहर आते ही शौर्य को उसके दिमाग में सिस्टम ने कहा, लगता है हमें कली के पास जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। मुझे एहसास हो रहा है कि कली तेजी से अपने शरीर को ठीक कर रहा है। ये सुनकर शौर्य का चेहरा काला हो गया। शौर्य ने एकदम सीरियस होकर अद्विका को देखा और बोला, वाइफ, लगता है हमें यूरोप घूमने जाना पड़ेगा। तुम अपनी छुट्टियां कुछ महीनों के लिए बढ़ा दो। अद्विका शौर्य का सीरियस एक्सप्रेशन देखकर समझ गई कि मामला काफी गंभीर है। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। शौर्य भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उनकी कार अंधेरे में गायब हो गई। क्या हुआ है यूरोप में जो शौर्य यूरोप जाने की बात कर रहा है? क्या कली ठीक होने के बाद ज्यादा आक्रामक हो जाएगा? क्या शौर्य काली को रोक पाएगा भी?